बॉन्डिंग में सबसे पहले जो है आप अपने पास टॉपिक्स लिख लें जो हमने कवर करने हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट विल बी आयनिक बॉन्डिंग। हम इधर से स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्डिंग से। फिर हम जाएंगे कोवलेंट बॉन्डिंग पे। फिर उसके बाद हम जाएंगे डेटिव बॉन्ड पे। ये भी एक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसका बनने का या बॉन्ड फॉर्म होने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, डेटिव बॉन्डिंग इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर उसके बाद आपने मेरे साथ पढ़ना है मेटालिक बॉन्डिंग, या हो सकता है मैं आयनिक के बाद मेटालिक से पहले ही जान छुड़ा लूं। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग। फिर आपने मेरे साथ डिस्कस करनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें आप अपने पास लिख लें। इसमें हमने एक तो वैंडरवाल्स फोर्स डिस्कस करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस करनी है दैट इज परमानेंट डाइपोल फोर्स। और जो इसके बाद आपने डिस्कस करनी है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी जो है ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, इनमें कोई शक वो डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि डिफरेंट किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। है जनरली सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओ लेवल्स में हम सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते होते थे। अब हम उसको एग्जैक्ट बताया करेंगे कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अपने पास पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट एंड इट्स ट्रेंड्स। इट्स फैक्टर्स कर लेते हैं एंड ट्रेंड्स, ये हमने पढ़ने। इसके फैक्टर्स क्या हैं, फिर ट्रेंड्स कैसे हैं, क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ना है शेप्स एंड एंगल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने पढ़नी है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, इसमें वेस्पर थ्योरी है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल्स को डिसाइड करते हैं, शेप्स को डिसाइड करते हैं फॉर मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए मैं ना आपको एनिमेशंस दिखाऊंगा, ताकि हम हवा में सिर्फ बातें ना कर रहे हैं। एनिमेशंस भी देखेंगे साथ के, 3D स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और उसके से रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो ये सारी बातें हैं जो इस चैप्टर में आपने मेरे साथ करनी है। ठीक है ना, तो हम आयनिक बॉन्ड आज स्टार्ट कर देते हैं और इसको आज ही हम कोशिश करेंगे एंड भी कर दें। तो आयनिक बॉन्डिंग पे आते हैं। आयनिक बॉन्डिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप अपने पास लिख लो। ओ लेवल्स में आप महानूर इसको कैसे डिफाइन करते हैं। It is a bond formed between metals and non-metals due to कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ extra इलेक्ट्रॉन। due to complete transfer of इसलिए, electrons. बट अब जो ये डेफिनेशन है इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि इसके काउंटर एग्जांपल मेरे पास ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक कैटाइन बनेगा, एक एनाइन बनेगा और उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऐसी है।
यानी मेटल एंड हाँ नॉन जी। मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। यही कहना चाह रहे हो। तो इसकी एक काउंटर एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, बट इसमें मेटल कहाँ पे है? मिल रहा है? कोई मेटल नजर आ रहा है इसमें? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है कि आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक कंपाउंड्स में आपके पास मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता। आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये ज्यादा सही बात नहीं। हाँ जी। तो हम उसको आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। तो हम कहेंगे जी कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन formed between oppositely charged ions, not a metal and a non-metal. ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है कि जितने भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर टेंडेंसी क्या होती है कि क्या करते हैं? लूज लूज इलेक्ट्रॉन एंड क्या फॉर्म कर देते हैं? कैटाइंस जिन कैटायन। पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ऐसे ही है। और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है? टू गेन गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। एंड वो क्या फॉर्म करते हैं? एनाइन। नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं एनाइंस। और अगर कैटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा आपके पास? एक आयनिक बॉन्ड आयनिक फॉर्म। बॉन्ड। ठीक है। बट ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि हम उसे बोलें कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में फिर आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल दिखाई है अमोनियम क्लोराइड की, जिसमें मेटल तो है ही नहीं, बट एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जरूर है। ठीक है। एक कैट आयन है और एक एन आयन जरूर है उसमें। ठीक है। इसके अलावा आयनिक बॉन्डिंग के बारे में आपने याद रखना है कि आयोनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसके अलावा तो आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आपने याद रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसकी। और इसके अलावा ये भी याद रखना, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें ये नहीं होता कि किसी एक साइड से अट्रैक्शन होगी, हर तरफ से अट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है। तो आयनिक बॉन्डिंग में हमने उसकी एक तो डेफिनेशन हमें डिफाइन करना आना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और दूसरा हमें उसकी डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम्स। इनको हम उसी तरह एग्जैक्टली बनाएंगे जिस तरह हम ओ लेवल्स में बनाते थे। ठीक है। इधर भी हमने उसी तरह बनाना है। तो आपसे वो सबसे पहली बात कि हम इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप इधर भी शो करते हो तो आपके मार्क्स काटेगा नहीं। ठीक है ना। और इसके अलावा हमें एक की चाहिए होती है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एटम्स
इलेक्ट्रॉन्स, कि डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंटली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक की बनानी होती है, कि कौन डॉट है कौन क्रॉस है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल पे आते हैं। वो आपसे कहता है जी, मैग्नीशियम या सोडियम क्लोराइड से शुरू करते हैं। NaCl की आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के देंगे। तो NaCl बनता है बिटवीन, ये आयनिक कंपाउंड बनेगा बिटवीन टू आयंस, जो कि कौन कौन होगा? एक सोडियम 1+ और दूसरा Cl1-। स्केल। इनके बीच में बनेगा। सोडियम 1+ की ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि हमने इधर ऑर्बिटल्स ओ लेवल वाले ही बनाने। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है? टू टू कॉमा एट वन। एट 1 था ना, 1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज भी तो किया उसने 1+ का। हाँ जी। ठीक है, तो चलो 2,8,1 न्यूट्रल आइटम के लिए बनती है। 1+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दी। और ठीक है। क्लोराइड के लिए, क्लोराइड यानी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। तो वो 17। बनती 7। टू अब वो कामा 8 हो एट जाएगा। कामा 7 बनता। और अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उस पर कितना होगा? 2,8,8 8। होगा। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनके आयंस आमने सामने बना के देने। तो मैं सबसे पहले अपने पास सोडियम आयन बनाता हूँ। तो ये मेरा सोडियम का एटम आ गया, जिसके अंदर आपने क्या मेंशन करना होता है? सिंबल विद प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास? 1123 होता है 11। सोडियम। जी, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था वो उसने क्या कर दिया? लूज, जिसकी वजह से इस पे 1+ का चार्ज आ गया। मैंने एक चीज नहीं बनाई, वो थी की क्या थी कि मैं सोडियम के एटम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करूंगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो सोडियम का आयन बन गया। इसके के सामने आपने किसका आयन बनाना है? क्लोरीन का। तो ये आ गया क्लोरीन। उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 18.5 न्यूट्रॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस आ गया। इसकी फर्स्ट शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसको क्रॉस से शो करना है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये 2 क्रॉस। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, तो 8 क्रॉसेस बनाएंगे। और थर्ड शेल में इसके पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने गेन किया था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो कि सोडियम का है, और इसको हम किससे शो करेंगे? डॉट डॉट से। से। ओवरऑल इस पे कैसे चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से? वन 1 माइनस। माइनस। तो एग्जैक्टली जिस तरह वो लेवल्स में आप बनाते थे, उसी तरह आपने ए लेवल्स में भी डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने। ठीक है। इसी तरह अगर वो आपसे बोले एग्जाम्पल के फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के दिखाएं, MgO का डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? इसमें कौन कौन सा आयन है? Mg2+, और दूसरा कौन है? O2-। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2,8। Mg होता है 12, 24, 2 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। इसी तरह ऑक्साइड के लिए लिखें तो O8-16 होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 2,8, सॉरी 2,6 होता। 2- का मतलब है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, तो 2,8। 8। आपने क्या करना है? अब आपने मैग्नीशियम का आयन बनाना है, तो Mg 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं। ये इसका न्यूक्लियस आ गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप फर्स्ट शेल बेशक शो ना करो, फर्स्ट शेल स्किप करके आउटर मोस्ट पे चल जाओ। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इससे आउटर मोस्ट शेल में थे वो इसने लूज कर दिए। 2+ का चार्ज है। जबकि ऑक्साइड के लिए ये ऑक्सीजन आ गया, उसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं
8 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस। और आउटर मोस्ट शेल में इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। तो 1 2 3 4 5 6। और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने मैग्नीशियम से क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो इसकी वजह से इस पे 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। यही जो हमने ओ लेवल्स में डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते थे, वही हमने इधर भी बनाने। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये कौन कौन से आयंस हैं जो कैल्शियम फ्लोराइड वाला आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं? इसमें आपके पास कैल्शियम 2+ है और F1- फ्लोराइड आयन है। कैल्शियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए? तो बननी चाहिए 2,8,8। ऐसे ही है। हाँ जी। और जो फिर 20th इलेक्ट्रॉन थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, वो इसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो इस वजह से 2,8,8। और आपके पास इसके 2040 इज द एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर एंड द मास नंबर। फ्लोराइड जो आपके पास है F919 होता है फ्लोरीन। फ्लोराइड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे 2,7, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन अभी इसने बाहर से क्या किया, गेन किया, तो 2,8 बन जाएगा ये। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। न्यूट्रल एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2,7 बनता। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, वह गेन, तो 2,8। अब बना लो ये आयंस। तो कैल्शियम 20 प्रोटॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस आ गया इसका। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की आपने बनानी है लाजमी, कि मैं इसको डॉट से शो कर रहा हूँ। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, 2+ का। और फ्लोराइड को अगर बनाए तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस, जिसमें 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। और आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया। उसको एज डॉट शो करेंगे। 1 माइनस का चार्ज आ जाएगा। बट मसला ये है कि कैल्शियम फ्लोराइड का अगर आप फॉर्मूला देखें, तो कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्म्स बिटवीन कैल्शियम 2+ एंड F1-। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा फॉर्मूला, CaF2। हाँ जी। यहाँ पे तो हमने फ्लोराइड कितने बनाए हैं, सिर्फ एक बनाया है। हाँ जी। इसलिए तो या तो आप दोबारा से फ्लोराइड बना दें, या इसके साथ क्या लिख दें कि फ्लोरीन टू। 2 होने चाहिए, तो इसके साथ क्या कर दो, 2 टू मल्टीप्लाई मल्टी। कर दो। तो देखो 2 टाइम्स फ्लोराइड आए। क्लियर है ये हमने ओ लेवल्स में किया था इसको। तो ये ओ लेवल्स वाला ही तरीका है फॉर मेकिंग आपके पास डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब जो आपने याद रखनी है, दूसरे क्यों होता है, तो हम लिख लेते हैं जी कि बॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आपके पास इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट इन टू स्टेट्स। सॉलिड स्टेट के अलावा
जो मोल्टन स्टेट है और एक्वस स्टेट है जिसमें पानी में डिजोल्व करके यूज करते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और एक और इसी के साथ लिख लेना कि वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन molten and aqueous state and molten and aqueous state। सॉलिड स्टेट में हम क्या रीजन पढ़ते थे कि क्यों अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स? हाँ जी। क्योंकि आयंस आर इन फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। ठीक है, जबकि मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में आपके पास फ्रीली मूविंग आयंस मौजूद होते हैं। फ्रीली मूविंग आयंस आर प्रेजेंट, जो कि फिर चार्ज कैरियर्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आउट ऑफ ऑल जो आपने वो लेवल्स में पढ़ी थी, कि आयनिक कंपाउंड्स हैव जायंट लैटिस स्ट्रक्चर्स। जायंट लैटिस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आयंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते कभी भी। ठीक है, और आपको याद होगा, वैसे तो अब हम इसको जायंट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोला करेंगे, बट आप इसको क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। बट अब आपने याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी जायंट होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके क्रिस्टल्स की। नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस करना है दैट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड, यानी कि कब आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कब वीकर होगा? तो दो फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक है चार्ज ऑफ द आयन। चार्ज ऑफ द आयन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे आपके पास 1+ चार्ज वाला आयन है, एक आयन पे 1+ चार्ज है और एक एन आयन पे भी 1- का चार्ज है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, और एक जगह पे जहाँ पे आयन पे 2+ का चार्ज है और एन आयन पे भी 2- का चार्ज है, मुझे बताओ कहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी? जहाँ पे चार्ज क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी, जबकि जहाँ चार्ज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ग्रेटर चार्ज। ठीक है, और दूसरी बात जो मैटर करती है दैट इज साइज या रेडियस ऑफ आयंस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि साइज और रेडियस ऑफ आयन कैसे हमारे पास अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग को।
ठीक है। इस फैक्टर को समझने के लिए ना हमें समझना है एक चीज जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या चीज है? चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं जो भी चार्ज ऑफ आयन हो ओवर साइज ऑफ आयन। ठीक है, चार्ज ऑफ द आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ द आयन। अब इसको समझने के लिए हम दो केसेस बनाते हैं अपने पास। एक केस ए है और एक केस बी है। केस ए में आयन पे 1 प्लस की चार्ज है, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि केस बी में यही 1 प्लस का चार्ज एक बहुत बड़ी सी स्पेस में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है। कहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी? ए में। ए में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ए में ये चार्ज बहुत कम स्प्रेड आउट हुआ है ना। हाँ जी। यानी साइज जब छोटा था आयन का, स्मॉलर साइज था, तो उस वजह तो मैं कह रहा था कि चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ है। चार्ज डेंसिटी समझने के लिए हमने कहा यार कि जो भी चार्ज है वो कितनी स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है। तो जो हमने ए केस बनाया, पहला वाला केस, ऐसा आयन है, चार्ज दोनों पे सेम है, बट ए जो ऐसा आयन है जिसका साइज स्मॉलर है, जिसकी वजह से ये चार्ज लेस स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इसको स्प्रेड होने के लिए कम जगह मिली है। जबकि बी में यही 1 प्लस का चार्ज काफी ज्यादा इधर उधर क्या हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है, उसको काफी ज्यादा स्पेस है उसके पास स्प्रेड आउट होने के लिए। तो कहाँ पे चार्ज ज्यादा डेंसली पैक्ड है या कहाँ पे चार्ज ज्यादा ए में। लेस स्पेस है उसके पास स्प्रेड होने के लिए? तो वो ए का केस। जो आयन ए है उसके पास लेस साइज है। ठीक है, यानी आयन का साइज छोटा था, जिसकी वजह से चार्ज कम स्प्रेड हुआ है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही हाँ जी। उसकी चार्ज डेंसिटी फिर हाई होगी। तो ए हैज मोर चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें फिर बिटवीन NaCl एंड KCl, तो इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ डेवलप होती है, तो उसको कंपेयर करते हैं। जो आपका Na है, ये ग्रुप में, अपने ग्रुप में ऊपर आता है, इसका साइज इज स्मॉलर। ठीक है। Na पे भी 1 प्लस का चार्ज है, क्लोराइड पे भी 1 माइनस का चार्ज है। इसी तरह पोटेशियम पे 1 प्लस है, ये भी ग्रुप 1 का आयन है, और क्लोराइड पे 1 माइनस है। दोनों में एनाइंस पे सेम चार्ज है, कैटाइंस पे भी सेम चार्ज है। फर्क इधर आ रहा है साइज का। ठीक है। साइज का फर्क कैसे है कि सोडियम से नीचे आता है पोटेशियम। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट शेल उसके मतलब अगले पीरियड में चला जाता है वो। उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ज्यादा, तो उसका साइज क्या होगा, सोडियम से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो चार्जेस सेम है, तो हमारी तरफ से तो जो आयनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है, बट ऐसा नहीं है आपके पास। यार मनी ये नीचे गिर गए। यार क्या। अच्छा जी, तो हमारे पास क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन दोनों में सेम है, तो उसका साइज भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो क्लोराइड को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं जो कैटायन है वो दोनों में डिफरेंट है। एक आपके पास सोडियम आयन है जो ग्रुप में ऊपर आता है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम आता है ना। ठीक है। तो पोटेशियम इज लोअर देन सोडियम, इसका मतलब है उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी। तो पोटेशियम के जो आयन है उसका साइज भी बड़ा होगा।
अब जब पोटेशियम के आयन का साइज बड़ा है, तो यही 1+ का चार्ज एक ज्यादा बड़ी स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ है। तो पोटेशियम आयन और सोडियम आयन जो छोटे साइज वाला है, उसमें ये चार्ज लेस स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ है। इन दोनों में से ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है? NaCl। NaCl की नहीं, आयन कैटायन की पूछ रहा हूँ मैं। Na आयन की ज्यादा आपके पास चार्ज डेंसिटी है या पोटेशियम आयन की ज्यादा चार्ज डेंसिटी है? सोडियम आयन की। सोडियम आयन की, क्योंकि उसका साइज स्मॉलर है। वही 1+ का चार्ज एक छोटी स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? ग्रेटर है। चार्ज डेंसिटी इसकी ग्रेटर है। तो जब सोडियम की ग्रेटर चार्ज डेंसिटी है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा विद क्लोराइड आयन, कंपेयर टू पोटेशियम जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है साइज बड़ा होने की वजह से। तो वो एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा विद क्लोराइड आयन। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्या है? साइज वाला फैक्टर है। फिर इसका मतलब है आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। एक हमारा चार्ज ऑफ आयन कैसा है, और दूसरा आयन का साइज कैसा है। और साइज को हम रिलेट करते हैं विद चार्ज डेंसिटी। अगर साइज छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। इसी तरह साइज अगर आयन का बड़ा है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी।